अब इन्हीं दवाओं का असर था जो मेरी चोट इतनी जल्दी ठीक होगी, और उसकी वजह से मुझे भूख भी लग रही थी। जरा सी देर में मैंने पूरी ट्रे साफ कर दी। वो ताज्जुब से मुझे देख रही थी। तुम्हारी खुराक अच्छी है? नहीं, आम हालात में नॉर्मल ही खाता हूँ, लेकिन जब मुझे कोई चोट या जख्म लगता है तो मेरी भूख बढ़ जाती है। तुम मुझे अजीब से लग रहे हो। आजकल ऐसे लोग देखने में नहीं आते। क्यों, क्या मेरे सर पर सींग है या दुम निकल आई है? मजाक नहीं, मैं संजीदगी से कह रही हूँ। मैंने आज तक तुम जैसा आदमी नहीं देखा। मैं किस लिबास में तुम्हारे सामने आई थी, तुमने मुझे देखा, लेकिन एक बार भी तुम्हारी नजर नहीं बहकी थी। ये कैसे कह सकती हो? मैं औरत हूं और मर्द की नजर को इससे भी ज्यादा बेहतर समझती हूँ। तुमने मुझे गलत नजर से नहीं देखा, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सिरे से मुझे औरत ही नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक शख्सियत हूँ और तुम मेरे बारे में फैसला नहीं कर पा रहे हो कि मेरा क्या किया जाए। ये तो है, मैंने कहा, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं कोई मुजरिम हूँ और तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करूंगा। जब तक तुम कोई खुद हमाकत नहीं करोगी, महफूज रहोगी। सुनो, मुझ पर एतमाद करो। तुम नीचे कमरे में जाओ और आराम से सो जाओ। सुबह तुम जहां कहोगे मैं वहां पहुंचा दूंगी। इससे पहले मैं कुछ कहता, अचानक बाहर से हारन की आवाज आई। शहला बुरी तरह चौंकी। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा और उसका रंग जर्द पड़ गया। मेरे खुदा, ये नासिर कहां से आ गया? इसे तो 2 दिन बाद आना था। नासिर तुम्हारा शौहर? मैंने पूछा। कहा वही, किसी सरकारी काम से कराची गया था, अब क्या होगा? मैं सोच रहा था और मैंने मुनासिब समझा कि हम यहाँ से निकल जाएं। नासिर सरकारी अफसर था और हमें यहाँ पाकर पुलिस भी बुलवा सकता था और हम नई मुश्किल में पड़ जाते। मैंने शहला से कहा, तुम हमें किसी की नजर में आए बगैर बाहर निकाल सकती हो? हाँ, लेकिन अभी तो तुम गेस्ट हाउस में जाओ और वहां बिल्कुल खामोश रहना, लाइट्स भी ऑफ कर देना। नासिर की कार गेट से बाहर थी। गेट कौन खोलेगा? चौकीदार रात को गेट के पास ही सोता है। तब जल्दी करो, वो अंदर आने वाला होगा। शैला मुझे लेकर फुर्ती से नीचे आई। अस्कोबी लान में था, लेकिन उसने शैला को साथ देकर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और मैं मेहमान खाने में दाखिल हो गया। शैला बाहर रही थी। मैंने अंदर जाते लाइट्स बंद कर दी। बीतू बदस्तूर सो रहा था और इसे पता भी नहीं चला कि मैं कहीं बाहर गया था। मैंने खिड़की से जरा सा पर्दा सिरका कर देखा। यहाँ से पोर्च का मंजर साफ नजर आ रहा था। एक से आकार आकर वहां रुकी और ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खोला। एक अधेड़ उम्र आदमी सूट में मलबूस नीचे उतरा। इसकी उम्र शायद 45 बरस थी और वह उम्र में शैला से कम 12-13 साल बड़ा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर फिट और कबूल सूरत था और सबसे बढ़कर 22 ग्रेड का अफीसर था। उसने ड्राइवर से कुछ कहा और अपना ब्रीफकेस संभालता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम कि शैला कहाँ थी। नासिर रिजवी के अंदर जाने के बाद मैंने खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया। 2 बज चुके थे, लेकिन अब सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शैला के प्रोफेसर से ताल्लुक के इंकिशाफ ने मुझे चौंका दिया था। अगरचे प्रोफेसर इससे भी ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन शैला इस तक रसाई का एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकती थी। प्रोफेसर ने मेरे साथ जो किया था, इसके बाद मैं इसे आसानी से मुआफ नहीं कर सकता था। इस कोठी से फरार के बाद फिलहाल मैंने उससे अपने जहन से निकाल दिया था, लेकिन उसके शैला से इसके रवाबित के इंकिशाफ के बाद मैं उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। मगर यह मेरे जहन में अभी वाज़ेह नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। इन हालात में मैं शैला पर एतमाद करने पर मजबूर था। शैला और मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने सिर्फ इस वजह से मुझे अपने घर में रोक लिया था कि मैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट ना करवा दूं। इसके अलावा उसने मेरे और बीतू के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था। मैं बिस्तर पर दराज हो गया। अंदर कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब चल रहा था, जिसकी रोशनी बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब तक नासिर खासतौर से यहाँ आकर न देखता तो उसे हमारी मौजूदगी का इल्म न होता। मुझे मुलाजमा और उसके चौकीदार शौहर का ख्याल आया। शैला को इन पर एतमाद था कि वो इसकी मर्जी के बगैर इसके शौहर को कुछ नहीं बताएंगे। मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, इसलिए फौरी तौर पर खतरे की बात नहीं थी। कोई अंदर आना चाहता तो उसे दरवाजा तोड़ना पड़ता और इस वक्त तक मैं होशियार हो जाता। शायद इसी इत्मीनान की वजह से मुझे नींद आ गई थी। मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर हल्की सी लेकिन मुस्तकिल दस्तक हो रही थी। आंख इसी वजह से खुली थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया और आहिस्ता से पूछा, कौन है बाहर? मैं हूँ। शैला की धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। खड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। मैं दरवाजा खोल दिया और शैला उजलत में अंदर आई। उठो, तुम दोनों को मेरे साथ चलना है। इस दौरान में बीतू भी उठ गया था। शैला को देखकर उसकी आंखें फैल गई थी। क्या हुआ शोभी भाई? कुछ नहीं, हमें यहाँ से जाना है, मैंने कहा और शैला की तरफ देखा। तुम्हारे शौहर को शक तो नहीं हुआ? उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, असल में वो उजलत में कुछ फाइल्स लेने आया था और सुबह सवेरे की फ्लाइट से चला गया। तो फिर इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? जरा आराम से नाश्ता वगैरह करके चलते हैं। शहला ने मुझे घूरा और इस वक्त उसने वेलवेट का सादा सूट पहन रखा था। घर के अंदर उससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाहर यकीनन खासी सर्दी थी। हमारे लिबास भी आम से थे। प्रोफेसर बदबख्त ने सब छीन लिया था। हम रुक नहीं सकते। मुलाजमा और उसका शौहर मेरे एतमाद के हैं, लेकिन ड्राइवर नासिर का आदमी क्या, वो इसे बता सकता है इसके आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। नासिर अब कब आएगा? कल वापस आएगा। अब चलो। शैला बहुत बेताब थी। बीतू समझ गया कि उसकी नींद के दौरान में कोई ऐसी तब्दीली आई थी जिसकी वजह से शैला मुझसे इस तरह बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही थी, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। मैंने कहा, चलो हम तो तैयार हैं, वैसे 2 गर्म चादरें मिल सकती हैं। खा मैं ले आती हूँ और वो रिवाल्वर मुझे वापस कर दो। मैंने सोचा रिवाल्वर अपने कुर्ते के दामन से साफ करके उसकी तरफ बढ़ा दिया।
वो तंजिया अंदाज में हंसी। बहुत चालाक हो, बनना पड़ता है, मैंने सादगी से जवाब दिया। तुम रुको और वॉशरूम से फारिग हो जाओ, तब तक मैं आती हूँ। शैला कहकर कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद मैंने बीतू के पूछने से पहले ही उसे रात का अहवाल बता दिया और शैला के मशवरे पर अमल करने के लिए बाथरूम की तरफ रवाना हो गया। जब तक बीतू भी वहां से हो आया, शैला आ गई। उसने 2 गर्म चादरें मेरी तरफ बढ़ा दी। ज्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। हो जाएगा। वैसे तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्हें किसी सड़क तक छोड़ दूंगी, वहां से तुम जहां जाना चाहो। मैं चौंका। यानी तुम हमें जाने की इजाजत दे रही हो? और क्या, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए रखना है क्या? वो चिड़चिड़ेपन से बोली। अगर तुम सड़क की बजाय हमें आप पारा में उतार दो तो, मैंने कहा, वहां से हमें आसानी हो जाएगी। नहीं, मुझे मुखालिफ सिम्मत में जाना है, उसने इनकार कर दिया। मैं तुम्हें सड़क तक उतार सकती हूँ। मैंने एक चादर बीतू की तरफ बढ़ा दी। उसने मेरे पाँव का मुआयना किया। अब बिल्कुल ठीक चलता है। खा मेरे पाँव की चोट ठीक हो गई है। बीतू के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो इससे पहले भी कई बार मुझे हैरत अंगेज तौर पर जख्मों और चोटों से ठीक होते देख चुका था। अलबत्ता शैला की हरत बजा थी। बाहर निकलते हुए उसने कहा, मैंने रात तुम्हारा घुटना देखा था, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? क्या तुमने कोई दवा ली है? नहीं, दवा तो वही ली थी जो डॉक्टर ने दी थी। फिर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने उसे टाला। मुमकिन है चोट इतनी शदीद ना हो जितनी शुरू में लग रही थी। शैला को उजलत थी, इसलिए उसने सवालों जवाब में मजीद वक्त जाया नहीं किया और हम उसकी कार में बैठकर कोठी से बाहर आ गए। सुबह की रोशनी नमूदार हो रही थी और फिजा पर अभी धुंध खावी थी, इसलिए शैला सुस्त रवि से ड्राइविंग कर रही थी। कल रात वो तेज रफ्तारी के चक्कर में एक हादसा कर बैठी थी। कुछ 10 मिनट बाद उसने कार एक सड़क के किनारे रोक दी और अपने पर्स से 100 के नोटों की एक गड्डी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। ये रख लो, इसे होने वाली तकलीफ का आजाला समझ लो या जो तुम्हारी मर्जी हो। यहाँ से तुमको कोई सवारी मिल जाएगी। मैंने गड्डी ले ली। इसमें कम से कम 4-5 हजार रुपए थे और रकम की हमें अशद जरूरत थी। शुक्रिया, बस अब उतर जाओ, शैला ने मुस्तरिब लहजे में कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत जल्दी है। अचानक मुझे ख्याल है कि कहीं वो प्रोफेसर के पास तो नहीं जा रही। मैं और बीतू नीचे आए और उसने फौरन कार आगे बढ़ा दी। बीतू ने मेरी तरफ देखा। अब क्या करना है शोभी भाई? इस वक्त मैं कशमकश में था और एक टैक्सी ने आकर मेरी कशमकश का खात्मा कर दिया। सवारी नजर आती ही मैंने शैला का ताकुब करने का फैसला कर लिया था। टैक्सी खुद आकर हमारे पास रुकी और उसके ड्राइवर ने सर निकाल कर कहा, पाजी कित्थे जाना है? मैं बीतू समेत अकबी निशिस्त पर आ गया। यार आगे एक स्याह हुंडा अकार्ड जा रही है, इसके पीछे चलना है। ड्राइवर ने पलट कर देखा। पाजी की मसला है? कोई मसला नहीं है यार, मैंने कहा और 100 के 3-4 नोट उसकी गोद में डाल दिए। जल्दी करो, कहीं वो नजरों से ओझल ना हो जाए। नोटों की झलक ने ड्राइवर की जुबान बंद कर दी थी और उसने उजरत में टैक्सी आगे बढ़ा दी। इस वक्त सड़क साफ थी। मैंने उसे रफ्तार तेज करने को कहा क्योंकि शैला की कार खासी आगे जा चुकी थी। इस्लामाबाद की मरकजी शाहराह थी। मुझे डर था कि शैला कहीं और न मुड़ जाए, लेकिन ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से 2 मिनट में उसकी कार को उछाल लिया था। वो कार के पास पहुंचा तो मैंने इशारा किया, यही कार है, बस मुनासिब फासले से इसके पीछे रहो। पाजी अभी बता दो, कोई चक्कर तो नहीं है? मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्राइवर ने लिजाजे से कहा। अव्वल तो कोई खतरनाक चक्कर नहीं है, दूसरा हम किसी का नुकसान नहीं करते, मैं नरमी से कहा। धुंध की वजह से कार के अंदर बैठी शैला वाज़ेह नजर नहीं आ रही थी, पर टैक्सी वाला मजीद शक में पड़ जाता। नोटों ने उसकी जुबान बंद कर दी थी, लेकिन उसे शक था कि हम ठीक लोग नहीं थे। फिर हमने गर्म चादरें ओढ़ रखी थी और इनके नीचे तो LMG भी छुपाई जा सकती थी। सर आगे जाकर शैला की कार रावलपिंडी जाने वाली सड़क पर घूम गई। मुझे याद था कि उसने इस्लामाबाद का जिक्र किया था। प्रोफेसर यहीं किसी कोठी के चक्कर में था और उसे किराए पर हासिल करने के लिए शैला को आगे कर रहा था। शैला एक आला सरकारी अफसर की बीवी थी और उसकी जमानत सब मान ले थे। कुछ 10 मिनट बाद कार सेटेलाइट टाउन में दाखिल हुई जो उमारा की आबादी है। इस वक्त सूरज की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी और फिजा में छाई धुंध तेजी से तहलील होती जा रही थी। अब टैक्सी ड्राइवर को कार में बैठी शैला की झलक दिखाई दी। वो चौंका, ये तो कोई खातून है जी। कहा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें पूरा मुआवजा मिल जाएगा। अब इसे हमारे बारे में पुख्ता शुबा हो चुका था कि हम ठीक लोग नहीं है, मुमकिन तौर पर जराइम पेशा और यकीनन मुसल्ला भी है। इसी ख्याल ने उसकी घिघी बांध दी थी और मेरी बात सुनकर वो बिला चूंचरा किए ड्राइव करने लगा। रोशनी होने की वजह से मैंने उसे दोनों गाड़ियों में फासला ज्यादा करने को कहा। उसने टैक्सी को मजीद पीछे कर लिया। शैला सुस्त रवि से कार ड्राइव कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास पते की तलाश हो। एक जगह रुककर उसने कोठी के चौकीदार से कुछ पूछा भी था और फिर आगे बढ़ गई। इसके कुछ देर बाद वो एक कोठी के सामने रुक गई। ये सेटेलाइट टाउन का भी इंतहाई पोश इलाका था और यहाँ कोई कोठी 2 केनाल से कम की नहीं थी। साफ सुथरी कुशादा सड़कें और खंभों पर इस वक्त भी स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। ग्रीन बेल्ट हरी भरी थी। हर कोठी के साथ साथ अलग से ग्रीन बेल्ट थी। शैला कार से उतरी और उसने गेट के साथ लगी काल बेल बजा दी। टैक्सी पीछे रोक दो, मैंने ड्राइवर से कहा। वो टैक्सी गली के कोने पर ले आया था। मैंने उतरते हुए बीतू से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। पाजी मैनू जाने दो, टैक्सी वाले ने दबी जुबान में कहा। और मरा क्यों जाता है, थोड़ा इंतजार कर ले, हमें वापस भी जाना है, मैंने कहा। इसका ख्याल रखना, मैंने बीतू से कहा तो उसने चादर के नीचे यूं हाथ मारा जैसे कोई हथियार छुपा रखा हो।
आप फिक्र न करो जी। मैं जरा आगे आया और दरख्तों की आड़ लेकर इस कोठी की तरफ बढ़ने लगा जिसमें शैला गई थी। वो अंदर जा चुकी थी। मैं गेट तक पहुंचा और अंदर झांका तो शैला एक चौकीदार नुमाई शख्स के साथ नजर आई। मर्द ने मलेशिया का सूट पहन रखा था। शैला उससे कह रही थी, मुझे बताया गया कि इस कोठी का मालिक 7 बजे यहाँ मिलेगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया। अब तो 7:30 बज रहे हैं। बस बेगम साहिबा, वो आने वाला है, चौकीदार ने जवाब दिया। आपके लिए ड्राइंग रूम खोल देता हूँ, आप इधर आराम से बैठो। शैला ने सोचा और सर हिला दिया। ठीक है, खोलो, यहाँ सर्दी बहुत है। उसने अपने बदन से चिपके वेलवेट के सूट पर कुछ और नहीं लिया था और ऐसे ही चली आई थी, इसलिए सर्दी तो लगना थी। मैंने महसूस किया कि चौकीदार हरीस नजरों से उसके जिस्मानी नशीब अफराज का जायजा ले रहा था और उसका अंदाज मुझे बेहद मशकूक लगा था। वो शैला को लेकर कोठी की तरफ बढ़ा। गेट और इमारत के दरमियान में कोई 100 फुट का लान था। इसके बाद टेरेस तले कार पोर्च था। चौकीदार ने कार पोर्च के सामने 2 पट्टों वाला दरवाजा खोला और शैला को अंदर ले गया। अब मेरे लिए मौका था, मैं गेट फलांग कर अंदर जा सकता था। यह गेट मुश्किल से 6 फुट ऊंचा था और इस पर कोई रुकावट भी नहीं थी, लेकिन इससे पहले मैं अपने इरादे को अमली जामा पहना था। बाएं तरफ कहीं से 2 अफराद निकलकर तेजी से कोठी की तरफ गए। हुलिये से वो भी निचले तबके के लग रहे थे, लेकिन वो पोर्च वाले दरवाजे से अंदर जाने के बजाय कोठी की बगली सिम्मत से अंदर कहीं गायब हो गए। इनका अंदाज चोरों वाला था। मेरे शक मजीद बढ़ गया था। चौकीदार और इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही थी और न जाने वो किसके साथ मिले हुए थे। मुमकिन है वो प्रोफेसर के आलाकार बन गए हों। इनके लिए लाख रुपए भी बड़ी रकम हो सकती थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इनके अंदर गायब होने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर गेट की बजाय इसके पास मौजूद दरख्त तक आया। गेट खुली जगह था और सामने कोठियों से साफ नजर आता, इसलिए मैंने गेट के बजाय दरख्त के साथ दीवार प्लांगने को तरजीह दी। ये कोई 8 फुट ऊंची थी, लेकिन दरख्त की वजह से काम आसान हो गया। इसके तने पर पांव जमाते हुए मैंने उछलकर दीवार पकड़ ली और इस पर चढ़कर अंदर कूदने से पहले मैंने चादर उतारकर कमर से लपेट ली थी। यह हरकत करने में रुकावट बन रही थी। मैं आराम से अंदर नरम घास पर कूद गया और फिर दीवार के साथ साथ चलता हुआ कोठी की तरफ जाने लगा। मैं खुली जगह पर था और कुछ सामने से निकल आता या अंदर से झांक लेता तो मैं फौरन नजरों में आ जाता, लेकिन इतना खतरा तो मोल लेना ही था और वैसे भी मेरा ख्याल था कि कोई अंदर से ना तो निकलेगा और ना ही झांकेगा। मैं दाएं तरफ से कोठी की इमारत तक पहुंचा और इस तरफ मौजूद बाग के साथ इमारत का मुआयना किया। इसमें एक ही दरवाजा था और तमाम खिड़कियों पर फुलादी ग्रिल थी। मैंने दरवाजे पर तबाह आजमाई की, वो अंदर से बंद निकला। मैं इमारत के अक्कम में जा निकला। एक दरवाजा यहाँ भी था और ये भी बंद निकला था। अब मेरे पास सिवाय सामने वाले दरवाजे से अंदर जाने के और कोई रास्ता नहीं रहा था। वो भी बंद निकलता तो मैं किसी सूरत अंदर नहीं जा सकता था। मैं घूमकर सामने पोर्च वाले दरवाजे तक आया और जब मैंने इसे खोलने की कोशिश की तो मेरी मायूसी बढ़ गई। ये भी बंद था और अब अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं जान सकता था कि अंदर शहला पर क्या गुजर रही थी। वो खैरियत से थी या इन 3 मर्दों के नरगे में उसकी जान और आबरू खतरे में थी। मैं जरा पीछे आया और ऊपर वाली मंजिल का जायजा लिया। यह बहुत ऊपर थी और कोई ऐसा जरिया भी नजर नहीं आ रहा था जिसकी मदद से मैं ऊपर तक जा सकता। सतून और दीवारें बिल्कुल सपाट थी। कोठी की बाईं तरफ एक लंबा सा बाग था और गेट के साथ ही नीची छत वाला एक कमरा बना हुआ था। ये चाय चौकीदार के लिए था और वो 2 अफराद इसी से निकलकर इमारत के अंदर गए थे। इसका मतलब था कि चौकीदार इनके बारे में अच्छी तरह जानता था। वो इससे मिले हुए थे। ये जानकर मुझे शैला की आफियत मजीद खतरे में नजर आने लगी थी। मैंने चौकीदार के कमरे की तरफ देखा तो मुझे उसके साथ ही एक सीढ़ी नजर आ गई। एक ऐसी सीढ़ी थी जो तय होकर छोटी हो जाती और इसके 2 तरफ खुलने वाले पायों की मदद से इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने करीब से इसका मुआयना किया। यह 8 फुट ऊंची थी, लेकिन इसकी दूसरी तह भी खोल दी जाती तो ये 16 फुट लंबी सीढ़ी बन जाती और ये आराम से दूसरी मंजिल तक पहुंच सकती थी। मैं इसे सामने वाले टेरेस तक लाया और इसे खोलकर ऊपर दीवार से टिका दिया। यह भी टेरेस की दीवार के सिरे तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इससे काम चल सकता था। मैं ऊपर पहुंचा तो टेरेस की दीवार मेरे हाथ से कोई 2 फुट ऊपर थी। अब मैंने खतरा मोल लिया और सिर्फ दीवार पर हाथ जमाकर सीढ़ी के आखिरी तख्तों पर कदम रखने लगा। अगर सीढ़ी सिरक जाती तो मैं आराम से कोई 16 फुट नीचे जा पड़ता और पुख्ता फर्श पर मेरी कई हड्डियां और पसलियां बराबर हो जाती। लेकिन खैरियत रही और मेरा हाथ मुंडेर तक जा पहुंचा। इस पर हाथ जमाकर मैंने खुद को ऊपर किया और टेरेस में कूद गया। इस तरफ जो कमरा था इसकी खिड़कियां और दरवाजा टेरेस ही में खुल रहा था। मैं दरवाजा देखा, वो लाक था, लेकिन एक खिड़की का पट खुला रह गया था और उसमें ग्रिल भी नहीं थी। मैं आराम से अंदर दाखिल हो गया। एक शानदार किस्म का बेडरूम था और यकीनन किसी अयाश आदमी का था, क्योंकि वहां बरहना मुजस्मे थे और दीवारों पर मौजूद मुसव्वरी के नमूनों को सिर्फ ख्वाहिशी करार दिया जा सकता था। एक खूबसूरत आर्ट और इतना घटिया इस्तेमाल अफसोसनाक ही था। मैं बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंच गया। अब तक मुझे कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। मैं कमरे से निकलकर एक वसी लाउंज में आया जिसकी खिड़कियां दाएं तरफ के बाग के सिम्मत खुल रही थीं। एक तरफ से कुचाता सीढ़ियां नीचे जा रही थी, लेकिन नीचे जाने से पहले मैंने ऊपर की तलाशी लेना मुनासिब समझा। बेडरूम में मुझे कुछ नहीं मिला था। मुझे किसी हथियार की तलाश थी, लेकिन वहां सिवाय एक फल काटने वाली मामूली सी छुरी के और कुछ नहीं था। मैंने उसे ही उठा लिया। ऊपर लाउंज के साथ एक छोटा बेडरूम और भी था, लेकिन यह मामूली अंदाज में सजा था। ऊपर कोई नहीं था। शैला और वो तीनों यकीनन नीचे ही थे।
मैं सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। यहाँ भी पूरी इसरार किस्म की खामोशी थी। मैं सोच रहा था कि किस तरफ का रुख करूं कि मुझे एक हल्की सी निस्वानी चीख सुनाई दी। फिर कम से कम 2 मर्द वहशियाना अंदाज में हंसे और मेरे सिम्मत का तयन कर लिया कि आवाजें किस तरफ से आ रही थी। मैं उस तरफ बढ़ा और एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। आवाजें इस तरफ से ही आ रही थी। शैला चीखी और इसका अंदाज बता रहा था कि इसके साथ क्या किया जा रहा है। अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने दरवाजा चेक किया, वो खुला था और मैंने इसे एक ठोकर के साथ खोल दिया। एक बड़ा सा कमरा था जिसके बेशतर हिस्से में सिवा एक दबेज कालीन के और कुछ नहीं था। ये भी शायद फर्शी सिटिंग रूम था। वो सब वस्त में थे और शैला को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी शेरनी की तरह मचल रही थी। जिस्मानी तौर पर वो कमजोर नहीं थी, बल्कि मजबूत और ठोस जिस्म की मालिक थी। शायद वो बाकायदगी से वर्जिश या तैराकी करती थी। वो इनके काबू में नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने इसके लिबास का हशर नशर जरूर कर दिया था। कमीज तो तकरीबन गायब थी, इसके बावजूद वो जीतारी से अपना दिफा कर रही थी और मेरा अंदाजा था कि यह सिलसिला कुछ 10 मिनट से जारी था। इसका मतलब था कि वो अंदर आते ही इस पर टूट पड़े थे। इस वक्त मैं अंदर आया। नाकामी पर झुंझलाया हुआ चौकीदार उसे थप्पड़ मार रहा था और उसके साथियों ने शैला के हाथ पांव काबू कर रखे थे, अगरचे इनको इसमें मुकम्मल कामयाबी नहीं हो रही थी। थड़ाम से दरवाजा खुला और मैं अंदर आया तो वो चौंक कर उठे थे। इनमें से गुर्राता और भौंकता हुआ मेरी तरफ लपका। और कौन है तेरी? तो वो इतना ही कह सका था। इसके आगे के बाकी अल्फाज दांतों समेत उसके पेट में उतर गए थे। मेरा घूंसा ऐसा ही जोरदार था और वो अपने एक साथी पर जा गिरा जो शैला के पांव पकड़े बैठा था। वो इसके साथ लुढ़क गया और शैला को मौका मिल गया। उसने पहले सर से चौकीदार के नाक को निशाना बनाया और उसके साथ ही उसके बाल पकड़कर सर अपनी तरफ खींचा था। चौकीदार कराह कर उलट गया। मुश्तिल शैला ने उठते ही उसके जिस्म के दरमियान को पांव का निशाना बनाया। इसकी ठोकर बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर और पूरी कुव्वत से लगी थी। हाय मैं मर गया, चौकीदार चिल्लाया और पेट पकड़कर लौटने लगा। मां के शैला ने उसे ठोकरें मारने का सिलसिला जारी रखा और इस बार वो इसके मुंह को निशाना बना रही थी। इसे चौकीदार के साथ मसरूफ छोड़कर मैं बाकी 2 की तरफ मुतवज्जा हुआ। इनमें से एक अपनी कमीज की तरफ लपका था जिसमें शायद कोई हथियार था और मैं उसे मौका दिए बगैर उसके सर पर पहुंच गया। मेरा घुटना उसके मुंह पर लगा तो वो कमीज उठाने की हसरत लिए पीछे उलट गया। जिसके मुंह पर मैंने घूंसा मारा था वो अभी तक अपने दांतों को रो रहा था। मुंह पर घुटना खाने वाले ने उसकी खानदानी तारीख, बाज नापाक जानवरों के साथ गलत मलत करते हुए चीख कर कुछ करने को कहा। देखता क्या है, मार दे हरामी को। मैंने पहले मशवरा देने वाले को गर्दन से दबोचा और घुमाकर एक तरफ दीवार पर दे मारा। वो धमाके के साथ दीवार से टकराया और वहीं गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मर चुका हो। ये देखकर दांतों को रोने वाले की खिकी बन गई थी। मैंने जिसे दीवार पर मारा था उसका वजन कम से कम 70 किलोग्राम था और मैंने उसे खिलौने की तरह उठाकर मारा था। दूसरे ने हाथ उठा दिया लेकिन मैं उसे मुआफ करने के मूड में नहीं था। शैला बुरी सही लेकिन एक औरत थी और औरत के साथ ये सलूक करने वाले मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं। मैंने उसका उठा हुआ हाथ पकड़ा और उसे भी खींचकर दीवार पर दे मारा। वो भी एक दर्दनाक कराह के साथ अपने साथी पर ढेर हो गया था। चौकीदार को शैला पहले ही अदमवा कर चुकी थी। इसके पैरों ने चौकीदार का नाक मुंह बिगाड़ दिया था। वो एक जुनूनी कैफियत में उसे ठोकरें मारी थी। बस करो। मैंने उसका बाजू पकड़ा तो उसने मुझे भी खूनखार नजरों से देखा और झटका देकर बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी गिरफ्त इतनी कमजोर नहीं थी। छोड़ो वहशी बुकराही, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारा ताकुब करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मैं पानी लाता हूँ जब तक तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैंने चादर उतार कर उसे दे दी और कमरे से बाहर आ गया। मेरा ख्याल था कि वो होश में आ चुकी है, इसलिए मैं उसकी तरफ से मुतमईन था और असल गलती मैंने छुरी वहां छोड़कर की। पानी मुझे किचन से मिला था और मैं बोतल समेत आ रहा था कि मुझे कमरे से किसी के गरारे करने जैसी आवाज आई। मैं बेसाख्ता भागा। कमरे के अंदर बहुत खौफनाक मंजर था। शैला ने चौकीदार की गर्दन चाकू से काट डाली थी और गरारे जैसी आवाजें उसके कटे गले से खून के फवारे के साथ निकल रही थी। इसका गला काटने के दौरान खुद शैला खून में नहा गई थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरी दी हुई चादर तक लेने की जहमत नहीं की थी। मुझे कमरे में आता देखकर वो चौंकी और बाकी 2 अफराद की तरफ लपकी, लेकिन इससे पहले वो इनमें से किसी पर छुरी आजमाती मैंने उसका छुरी वाला हाथ काबू कर लिया। उसने बल खाकर मुझ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ काबू में रखा और दूसरे हाथ से उसकी कनपट्टी पर घोंसा मारा और वो मेरे हाथों में झूल गई। मैंने उसके हाथ से चाकू निकालकर उसे नीचे लिटा दिया। चौकीदार का जिस्म निज़ा के हालत में झटके खा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस चंद लम्हे का मेहमान है। बाकी 2 भी बेहोश थे या बेहोश बने हुए थे। मैंने इनका मुआयना किया और फिर एक एक हाथ इनके सरों पर भी जमा दिया। इस तरह इनकी बेहोशी जरा तवील हो गई थी।